दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य ज्ञान अथवा सामान्य अध्ययन के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता और यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 16। दोस्तों आज की प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संचार में सांस्कृतिक संस्थानों का क्रम क्या है? इसमें आपसे पूछा गया है कि संचार में सांस्कृतिक संस्थानों का क्रम क्या है। परिवार, विद्यालय, धर्म और जनसंचार माध्यम, इसमें आपको क्रम बताना है। तो दोस्तों संचार में यदि सांस्कृतिक संस्थाओं का क्रम निर्धारित किया जाए तो सबसे पहले संचार में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बालक के जीवन की प्रथम पाठशाला होती है परिवार। दूसरा विद्यालय होता है, तीसरा धर्म है और चौथा जनसंचार माध्यम है। तो कुल मिलाकर ये वो संस्थाएं हैं जो सामाजिक संचार के क्षेत्र में प्राथमिक भूमिका निभाती हैं और जो किसी सामाजिक संरचना को सबसे पहले प्रभावित करती हैं। तो इसमें सबसे पहले परिवार, दूसरे पे विद्यालय, तीसरे पे धर्म और अंत में जनसंचार का स्थान आता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब संप्रेषण कक्षागत शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा कर देता है तो ये हो जाता है असाधारण, वैयक्तिक, कार्यात्मक या बाध्यकर। तो सही उत्तर है दोस्तों, जब संप्रेषण कक्षागत शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा कर देता है तो ये कार्यात्मक हो जाता है। और कार्यात्मक संप्रेषण का मतलब ये होता है कि उद्देश्य सैद्धांतिक रूप से व्यवहारिक धरातल पर उतर गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब संप्रेषण कक्षागत शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करता है तो ये कार्यात्मक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रेषण में भाषा होती है, लैंग्वेज। दोस्तों संप्रेषण में भाषा जो है वो क्या होती है? तो वाचिक कूट की तरह होती है संप्रेषण में भाषा। और संप्रेषण को एक व्यवस्थित प्रतीकात्मक कूट के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रतीकात्मक कूट में विभिन्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और कई अवसरों पर शारीरिक भाषा के साथ ध्वनि चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार चिन्हों के माध्यम से कम्युनिकेशन को और भी इफेक्टिव यानी प्रभावी बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपलब्धि परीक्षण प्रायः निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन है किसी विशिष्ट कार्य के लिए चयन करने के लिए, किसी पाठ्यक्रम के लिए प्रत्याशियों के चयन के लिए, सीखने वालों के सबल और दुर्बल पक्षों की पहचान के लिए और शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए। तो दोस्तों उपलब्धि परीक्षण जो होता है ये शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए एमसी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, भोपाल, चेन्नई या मुंबई? तो सही उत्तर आपका भोपाल है। दोस्तों एमसी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय का अर्थ है माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय भोपाल। ये 1990-91 में स्थापित किया गया और ये यूनिवर्सिटी मास मीडिया के क्षेत्र में प्रभावशाली शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए जाना जाता है। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त इस विश्वविद्यालय में मास कम्युनिकेशन के सभी पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, टीआरपी पद। टीआरपी जो टीवी शोज से संबंधित है, टीवी शोज में एक शब्द होता है टीआरपी, इसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों टीआरपी का अर्थ होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। किसी भी प्रोग्राम के कितने समय तक देखा जा रहा है, कितने लोग देखते हैं, ये रेटिंग जानने के लिए कुछ घरों में एक खास तरह का डिवाइस टीवी सेट में लगा दिया जाता है और इस खास डिवाइस को पीपुल मीटर कहते हैं, जिसे सेटअप बॉक्स से कनेक्ट किया जाता है और इससे टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स का निर्धारण किया जाता है। तो टीआरपी का फुल फॉर्म हो जाएगा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। दृश्य एक तरफ, दृश्य श्रव्य एक तरफा, दृश्य श्रव्य दो तरफा और दृश्य दो तरफा।
तो दोस्तों जो वीसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, इसको दृश्य श्रव्य दो तरफा संचार माध्यम के रूप में व्यवहारित या इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि ऑडियो और वीडियो के रूप में इंटरनेट द्वारा संचालित होता है। दो या दो से अधिक लोग दो तरफा इसमें आदान प्रदान करते हैं सूचनाओं का। अगला प्रश्न है, वर्तमान में अध्ययन की अधिक प्रभावी विधि क्या है? देखिए ऑप्शन है स्वतः अध्ययन, आमने सामने अध्ययन, ई लर्निंग या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वर्तमान में अगर जो देखा जाए तो अध्ययन की सर्वाधिक प्रभावी विधि ई लर्निंग या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग हो गई है। और ई लर्निंग इंटरनेट के द्वारा वर्चुअल अध्ययन करना होता है और वर्तमान में कई ऐप्स के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है विज्ञान से, सामान्य विज्ञान से संबंधित है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके भार में क्या अंतर आता है? तो सही उत्तर है जब किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। और आप जानते हैं कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण, जिसको स्मॉल जी कहते हैं, वो 1/6 होता है। तो यदि कोई वस्तु यहाँ पर पृथ्वी पर 6 किलो की है तो वो चंद्रमा पर उसका भार घटकर 1 kg हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15 दिसंबर 2020 को किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए वरासत यानी प्राकृतिक उत्तराधिकार अभियान शुरू किया गया है? तो ये दोस्तों यूपी स्पेशल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये योजना उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए वरासत अभियान की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, टिहरी बांध बना है आपका कहाँ? टिहरी नदी पर, यमुना नदी पर, अलकनंदा नदी पर या भागीरथी नदी पर? तो सही उत्तर है टिहरी बांध भागीरथी नदी पर निर्मित किया गया है। और ये जो टिहरी बांध है, एक तरह से देखा जाए तो टिहरी के नज़दीक भागीरथी नदी और भिलांगना के संगम पर बना है और ये बांध परियोजना उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर है भागीरथी नदी पर टिहरी बांध अवस्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2022 के इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में कितनी टीमों के खेलने की स्वीकृति दी गई है? 11, 10, 9 या 8? तो सही उत्तर है 10 टीमों के खेलने की स्वीकृति दी गई है, जबकि 2021 में आईपीएल में 8 टीमों ने हिस्सा लिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम यानी ईपीए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन देखिए, छाता विधान, छड़ी मुबारक, पर्यावरण विधान या इको संरक्षण नियम। तो सही उत्तर है दोस्तों छाता विधान या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। दोस्तों भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है और इसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन या छाता विधान के रूप में भी जाना जाता है। और आप जानते हैं 1972 में स्टॉकहोम में जो संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसको कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी का अर्थ क्या होता है? तो सही उत्तर है जैव विविधता एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतुओं की संख्या और उनके बीच अंतःक्रियाओं को दर्शाती है। दोस्तों किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणियों, पौधों और जंतुओं की विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है? मीथेन, जलवाष्प, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही उत्तर हो जाएगा आर्गन। दोस्तों सूर्य की ऊष्मा से गर्म होने के बाद जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है तब ऊष्मा पृथ्वी से बाहर विसरित होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन और अन्य ऊष्मारोधी गैसें इस ऊष्मा का कुछ भाग सोख लेती हैं, जो वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी हैं, आर्गन इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? जस्ता, तांबा, निकेल या सल्फर डाइऑक्साइड। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों जल प्रदूषक में देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जल प्रदूषक नहीं है, जबकि वातावरण में जल से क्रिया करके वर्षा जल में सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण का कारण ये हो सकता है, लेकिन ये जल प्रदूषक नहीं है। जबकि जस्ता, तांबा और निकेल ये जल प्रदूषकों की श्रेणी में आते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य व्यवस्था से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 330, 331, 332 और 333। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330(1) के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और 330(1) में असम के स्वायत्त शासी जिलों की अनुसूचित जातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए, और ग में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण की व्यवस्था दोस्तों ये अनुच्छेद 330(1) है। अगला प्रश्न है, जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरी प्रदेश कौन है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर या अंडमान निकोबार। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया है, और ये 100% जैविक क्षेत्र का दर्जा हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। और इसके पूर्व राज्यों में सिक्किम ने ये दर्जा 2016 में प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा या संसद द्वारा? तो सही उत्तर है दोस्तों, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और संसद द्वारा बनाए गए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अपराधी करार देते हुए 2 वर्ष या अधिक की सजा सुनाई गई हो तो वो सजा के दौरान या उसके बाद अगले 6 वर्षों की अवधि के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्य या राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का जो भाग 21 है इसमें अस्थायी और संक्रमणकालीन विशेष उपबंध किए गए हैं, और 371 ख जो है ये असम राज्य के लिए विशेष उपबंध करता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देख लीजिए, 371 ख असम राज्य के लिए विशेष उपबंध करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज या प्रार्थना समाज? तो दोस्तों, शुद्ध आंदोलन का समर्थन आर्य समाज के द्वारा किया गया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब? 1875 ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी बम्बई में, और इस समाज ने धर्म परिवर्तित हिंदुओं की हिंदी धर्म में वापसी के लिए शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शारदा एक्ट या शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? दोस्तों, शारदा एक्ट का नाम जो है ये 1929 में अजमेर निवासी और न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया था। इन्हीं के नाम पे इसका नाम शारदा एक्ट रखा गया। दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा 14 और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो शारदा एक्ट के अंतर्गत 14 और 18 वर्ष लड़के और लड़कियों की न्यूनतम आयु सीमा रखी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905 या 7 नवंबर 1905? देखिए, इसमें कई डेट हैं जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार द्वारा 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी, लेकिन 7 अगस्त 1905 से टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक हुई थी जिसमें स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई थी। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था और इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग पारित हुआ था। और 16 अक्टूबर जो इसमें दिखा रहा है, 16 अक्टूबर से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश संसद को बांझ और बेश्या की संज्ञा दी है? तो ये सारी बुक्स जो हैं, सर्वोदय, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज और द स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रही,
इन सभी बुक्स में से हिंद स्वराज, दोस्तों हिंद स्वराज बुक में गांधी जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेश्या कहा है और महात्मा गांधी द्वारा ये पुस्तक मूलतः गुजराती भाषा में 1909 में लिखी गई थी और महात्मा गांधी द्वारा ये टिप्पणी ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्यप्रणाली पर की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? आपको बताना है। एनी बेसेंट, ए ओ ह्यूम, माइकल मधुसूदन दत्त और आर पाम दत्त। इसमें से फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो सही उत्तर है श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का जीवन काल 1847 से 1933 तक रहा और फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक ये थी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा भी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो सही उत्तर है सत्य और अहिंसा। दोस्तों आप जानते हैं सत्य और अहिंसा गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत थे और दोस्तों गांधी जी का मानना था कि सत्य ही ईश्वर है और अहिंसा को उन्होंने व्यापक रूप प्रदान किया और मन वचन कर्म से भी हिंसा न करने की बात को उन्होंने अहिंसा कहा था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो NHAM, जिसको नेशनल हार्टिकल्चर मिशन कहा जाता है, ये किस योजना में प्रारंभ किया गया था? दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसे 2005-06 में मई 2005 में 10वीं योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था। तो सही उत्तर है ये 10वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन को प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं किस क्षेत्र में? तो सही उत्तर है दोस्तों प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार जो है केंद्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों या सार्वजनिक उद्यमों और निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यरत कर्मचारियों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें दोस्तों बेहतर प्रदर्शन करने वाले जो भारत सरकार ये औद्योगिक विवाद अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों के जो बेहतर प्रदर्शन करने वाले कामगारों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, एक महत्वपूर्ण दिवस है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तिथि है 4 जनवरी। 4 जनवरी को दोस्तों संपूर्ण विश्व में ब्रेल दिवस मनाया जाता है और 4 जनवरी 2021 को अभी हाल में मनाया गया है और ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल जो फ्रांस हैं उनके जन्मदिन की स्मृति में ये मनाया जाता है और यह दिवस आंशिक या पूरी तरह दृश्यता खोए हुए व्यक्तियों के मानवाधिकारों के पूर्ण प्राप्ति और संचार के साधनों के रूप में ब्रेल के महत्व को जागरूक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30। 17 दिसंबर 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस ध्रुवीय प्रक्षेपण यान से नए संचार उपग्रह CMS-01 का प्रक्षेपण किया है? तो सही उत्तर है ये है PSLV-C50। दोस्तों PSLV-C50 के द्वारा जो है इसरो ने नए संचार उपग्रह CMS-01 का परीक्षण किया है और इसका प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया है और दोस्तों इसके साथ ही इसरो ने PSLV का 52वां मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया था और CMS-1 देश का 42वां संचार उपग्रह है। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा और नेट JRF परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए उपयोगी शिक्षण अभिरुचि, सामान्य अभियोग्यता, शोध अभियोग्यता, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पर्यावरण पारिस्थितिकी, इतिहास, राज्य व्यवस्था और करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।